हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 11 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फर्स्टली आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे क्योंकि आई वाज हैविंग अ मीटिंग विद वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग जॉब। सो मैं कल आपका डिस्कशन नहीं ले पाया। आई वाज बिजी देयर गिविंग डेमो लेक्चर। सो दो आई डोंट लाइक देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, सो I'm not going to join that. So I'm continuing here right now. Anyway, कल का डिस्कशन हम नहीं ले पाए थे, लेकिन कुछ काम की न्यूज़ थी जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो कि बायोफ्यूल डे था कल, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो उसी को लेके मैंने बायोफ्यूल्स आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है पहले से, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ओके। और 24 जुलाई को ये डिस्कशन हुआ था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रॉम 7 मिनट। ओके। आप वहां से उस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको पूरा डिस्कशन मिल जाएगा बायोफ्यूल पर। ऑलराइट। और कल बायोफ्यूल डे था और कल तारीख थी 10 तारीख। ओके, 10 अगस्त। तो आप ये याद रखें क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था अबाउट नेशनल हैंडलूम डे। ओके, तो आजकल यूपीएससी इस तरह का पूछ लेता है। उससे पहले भी एक आया था लास्ट लास्ट ईयर, दैट इज रिगार्डिंग आई थिंक लैंग्वेज डे। ओके, मदर टंग डे और लैंग्वेज डे समथिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखें 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसके अलावा कल एक और न्यूज़ था कि केरल अपना नाम चेंज करना चाहता है। तो ये है छोटी सी न्यूज़, बट कुछ लोगों ने फिर भी इस पे 15 मिनट के वीडियो बना रखे हैं सक्सेसफुली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। सो अगर केरल के बारे में मुझे इसके बारे में आपको कुछ बताना हो, तो आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें नाम लिखे हुए हैं स्टेट्स के। ऑलराइट। और अगर हमें नाम चेंज करना है तो वो हो सकता है बाय ब्रिंगिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके। और आपको अमेंड करना होगा आर्टिकल 3, इसके अंडर में ही हो सकता है ये। तो इसका प्रोसेस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा बाकी सब मिनिस्ट्री से, लाइक जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है इन सब से। ओके, एक बार कोई नॉन ये मिल जाए एनओसी, तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक बिल प्रेजेंट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, और जो कि सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो आप नाम बदल सकते हो स्टेट का। राइट। और ये पहली बार नहीं है कोई स्टेट ने अपना नाम बदलने की रिक्वेस्ट की है। 2011 में आई थिंक उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा से ओडिशा किया गया था। राइट। उसी तरह वेस्ट बंगाल ने भी कई बार बोला है कि हमारा नाम बांग्ला कीजिए। ऑलराइट। तो लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये बंगाल की रिक्वेस्ट तो रिजेक्ट की है हर बार, बट उड़ीसा की मान ली गई थी 2011 में। चलिए, तो आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। दिस इज टोटल टाइम वेस्ट। ओके, डोंट डोंट रीड इट। क्योंकि जब आपको मैंने आपको बताया था कि नो कॉन्टेंट मोशन किस लिए लाया जाता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए, दूसरा आपको कंपेल करने के लिए कि आप जिन इश्यूज से बच के भाग रहे हैं आप उन पे आइए और सदन में बात कीजिए। लेकिन हुआ क्या कि कल जब प्राइम मिनिस्टर मणिपुर वायलेंस पर बोले भी फाइनली, तो उनका स्पीच था कुछ 2 hours 13 minutes का, जिसमें फॉर द फर्स्ट 97 मिनट्स वो सिर्फ अपनी कामयाबी गिनाते रहे कि हमने नॉर्थ ईस्ट में ये किया वो किया। उसके बाद जब मणिपुर पे वो बोले भी तो सिर्फ 6 मिनट उन्होंने बात की, और इस 6 मिनट में भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से वायलेंस शुरू हुआ, एंड वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश दी पीस इन द रीजन। ऑलराइट। बट ना तो वहां पर विमेन्स के साथ जो मास हैरेसमेंट किया जा रहा है उस पर कोई बात हुई, ना मास किलिंग्स पे, और ना ही जो गैंग रेप के इतने सारे केसेस आए उन पर कोई बात हुई है। राइट। तो एनीवे, तो जो ऑपोजिशन था वो वॉकआउट कर गया था पहले ही कि हम यहाँ पे आपकी तारीफ, आपका गुणगान, आपकी अचीवमेंट सुनने नहीं आए। वी आर हियर टू हेल्ड यू अकाउंटेबल फॉर व्हाट्स गोइंग ऑन इन मणिपुर। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं से काम का नहीं है। अब यहाँ पर एक नया बिल पेश किया गया है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बतानी होगी। देखिए, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारे पास एक चेयरमैन होते हैं, प्लस जिनको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। राइट। अब यहाँ पर आपको जो इसमें देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट, उनका कैबिनेट, वो ही चूज करता है कि किसे अपॉइंट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और रिकमेंडेशन फाइनली जाता है प्रेसिडेंट के पास। क्लियर।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशंस नहीं बताए गए हैं कि किन लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हो उस पोस्ट पर। ऑलराइट, तो ये एक सबसे बड़ा फॉल्ट था। उसके बाद कि ये जो दो इलेक्शन कमीशनर है, अगर इनको रिमूव करना है तो इनका रिमूवल सिर्फ इस बेसिस पे हो जाता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रेकमेंड किया है। ओके, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे दो, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता था। ऑलराइट, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेकमेंड करता है कि इनको रिमूव कर दीजिए तो कर दिया जाता था। ठीक है, ये एक फॉल्ट है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इसकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है उस पे ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं बार बार। जैसे इनका जो एक्सपेंडिचर भी होता है वो चार्ज नहीं है, इट इज नॉट अ चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट जजेस का चार्ज है, राइट। और इनका टेन्योर क्या होता है, 6/65, या तो 6 ईयर्स पूरे कर लें या फिर इनकी 65 एज हो जाए। क्लियर। एंड ये जो 65, ये जो 6 ईयर का टेन्योर है, ये इंक्लूड है यानी कि ये टोटल है। अगर जैसे सपोज किसी ने 2 साल इलेक्शन कमिश्नर बन के काम किया, फिर उसको प्रमोट कर दिया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे, तो वो अब यहाँ पे सिर्फ 4 साल ही काम कर सकता है, ताकि टोटल मिला के 6 हो जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्शन कमिश्नर 6 साल वहां काम कर लिया या 2 साल वहां कर लिया और फिर 6 साल का नया टेन्योर चीफ बन के कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। राइट, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें केस ये था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ये थोड़ा सा बायस्ड है, पार्टीसन एटीट्यूड है इसका। क्योंकि सेकेंड वेव जो आई थी कोविड की, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे। एंड इलेक्शन के दौरान क्या देखा गया कि काफी डेथ केसेस सामने आने लगे थे, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर की रैलियां नहीं रोकी थी इलेक्शन कमीशन ने। ऑलराइट, जब प्राइम मिनिस्टर की सभी रैलियां खत्म हो गई थी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब जाके चुनाव, ये जो भीड़ होती है ये अलाउ नहीं की जाएगी। ओके, तो तभी से ऐसा माना गया। उसके बाद फिर आपने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन के टाइम देखा होगा कि हिमाचल के चुनाव ऑलमोस्ट गुजरात से 1 महीने पहले करा लिए गए थे, और गुजरात के इलेक्शन साथ में कराए गए थे दिल्ली के एमसीडी के साथ। ऑलराइट, ये भी अगेन कि आप एक पार्टीसन एटीट्यूड रख रहे हो, आप जो पावर में जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल डिसाइड कर रहे हो इलेक्शन के। बिकॉज देयर वाज नो रीजन कि गुजरात के इलेक्शन और हिमाचल के इलेक्शन में 1 मंथ का गैप रखा जाए। और गुजरात के इलेक्शन एमसीडी के साथ ही क्यों कराए गए थे, ताकि जो आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रही थी गुजरात में, वही कंटेस्ट कर रही थी एमसीडी में भी। और तो वो पूरा एक फोकस एक जगह ना रख पाए। ये तो आपको ये सब नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि आप शेड्यूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि देखिए ये जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या सिर्फ गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट कर रही है ये सही नहीं है, ये आप करवाइए कोलेजियम के थ्रू। इस कोलेजियम में 3 लोग होने चाहिए, एक होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, दूसरा होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो उसकी जगह पे हो सकता है लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, जिसके पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हो, उस पार्टी का लीडर हो सकता है। एंड थर्ड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अरेंजमेंट सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि पार्लियामेंट हाउस कोई लॉ इनैक्ट नहीं कर लेता प्रॉपर अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब इसी को कम ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने कल कल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। इस बिल में इन्होंने क्या कहा है कि जो कॉलेजियम बनेगा उसमें 3 लोग होंगे, एक होंगे खुद प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बट तीसरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा गया था जजमेंट में, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है विद अ कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, और देखिए अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा इस कॉलेजियम में, वो डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी से, यानी कि वोटिंग से। अब अगर मेजोरिटी से लिया जाएगा तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे उसी के फेवर में वोट करेंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया, तो ये तो 2:1 से हमेशा उसी आदमी को आप इलेक्ट कर पाओगे ना, जिसका गवर्नमेंट चाहेगी या जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। ठीक है, तो अभी भी इसमें न्यूट्रलिटी नहीं आई है। राइट, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस मेजोरिटी को आप कंसेंसस से रिप्लेस कर दीजिए। ऑलराइट, कंसेंसस से मतलब कि तीनों मेंबर जिस नाम पर एग्री करेंगे उसी को बनाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ऑलराइट,
तो ये चेंज होना चाहिए इस बिल में, ठीक है, पहला। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो दिया है बिल, उसमें है कि मेजोरिटी से ही इलेक्ट होगा। अब जो इलेक्ट भी होगा तो इसके पहले क्या है कि अब प्रेजेंट में ये कहा गया है कि एक सर्च कमेटी बनेगी पहले, राइट, जिसमें होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी प्लस 2 मोर सेक्रेटरी, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, एक 5 मेंबर की 5 नेम रेकमेंड करेंगे। ऑलराइट, फिर ये 5 नेम कहाँ जाएंगे, ये 5 नेम जाएंगे एक सिलेक्ट कमेटी के पास, यही वाली जो हमने ऊपर डिस्कस की ना, सिलेक्ट कमेटी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर ये सिलेक्ट कमेटी फाइनली अपॉइंट करे, प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगी किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको अब ये समझ में आया हो। और दूसरा एक और बात, की क्वालिफिकेशन को लेके कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, कि ये कोई ऐसा बंदा हो जिसकी इंटीग्रिटी हो प्रॉपर, ओके, जिसको एक एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट इलेक्शन कंडक्ट करने का। ऑलराइट, तो दिस इज वन मोर चेंज। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सबसे पहले सर्च कमेटी 5 नेम रेकमेंड करेगी विद कैबिनेट सेक्रेटरी एंड 2 सेक्रेटरी मिलके, ठीक है। फिर ये 5 नेम जाएंगे सिलेक्ट कमेटी को, जिसमें ये तीनों मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोजिशन, और फाइनली ये रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है। क्लियर। और डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी वोटिंग से, जो कि सही नहीं है। इसको अगर कंसेंसस कर दिया जाए तो शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा ये चीज, ठीक है। और ये सब किया जा रहा है टू ओवरकम दिस परसेप्शन की इलेक्शन कमीशन इज ए बायस्ड एंड हैविंग ए पार्टीसन एटीट्यूड। तो आई होप आपको पहली न्यूज समझ में आई हो, दिस वन। ऑलराइट, ये हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है, और रियली वंडरफुल। तो a democracy works best in an environment of pluralism where every citizen has the freedom to practice one's own belief, faith without imposing it on each other. ओके, क्योंकि आजकल क्या है कि अगर आप ट्विटर या कहीं भी देखेंगे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आप पेपर लीक हुआ है या किसी एग्जाम में धांधली हुई है, अगर इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाए तो लोग इम्पोज करने लगते हैं आप पे कि तुम्हें क्यों चाहिए सरकारी नौकरी, मेहनत करो, ठीक है, पकौड़े दलो, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, ओके। या कुछ एक परसेप्शन बन गया है कि मोदी जी को क्रिटिसाइज करना इज लाइक योर एंटी नेशनल। तो ऐसे केस में यू शुड यूज दिस लैंग्वेज दैट डेमोक्रेसी तभी वर्क करती है जब प्लूरलिस्ट ओपिनियन को जगह देते हो। वी आर नॉट सऊदी अरेबिया कि सबको एक जैसा ही सोचना है। एक डेमोक्रेटिक समाज हमेशा आइडियोलॉजिकली बटा होगा। आइडियोलॉजिकली कभी एक डेमोक्रेसी सेम नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ही डिफाइंड दैट ट्रू डेमोक्रेसी हैज 4 फ्रीडम्स। ये सब आप अपने एथिक्स में यूज कर सकते हो कभी। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। और अगर आप देखेंगे तो ये चारों चीज ही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वायलेट हुई है पिछले कुछ टाइम में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कई बार हमने देखा है कई जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया है। और फ्रीडम ऑफ फेथ पे, रिलीजन को लेके तो आए दिन न्यूज चैनल पे जहर उगला जा रहा है। देन फ्रीडम ऑफ फियर, देयर इज ऑलवेज फियर। जैसे एक लड़का है, आई थिंक उमर खालिद और समथिंग ऐसे ही कुछ नाम है, जेएनयू का, ठीक है। आई थिंक मोर देन 1000 डेज हो चुके हैं उसको कस्टडी में, बट आई थिंक उसकी ट्रायल ही नहीं हो रही है। एटलीस्ट आप ट्रायल तो कराइए कोर्ट में, सही गलत सामने तो आया, आपने सिर्फ उसको कस्टडी में रखा हुआ है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यूएसए गए थे तब उसके अगेंस्ट भी स्ट्रीट पे बैनर लगाए गए थे कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो ये तो चलिए, अभी तो काफी वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं कंट्री में, फ्री राशन से लेके दवाइयों तक काफी कुछ, तो वो तो ठीक है। Anyway, now this translates to your responsibility to create a just society as defined by 20th century American philosopher John Rawls. अब आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, बाकी एथिक्स में आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो उन्होंने भी 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट इज strongest set of civil liberties and personal right to everyone, and second is ability to tolerate new economic inequalities
ओनली इफ सच इनइक्वालिटीज एमेलियोरेटेड द सिचुएशन ऑफ द पुअर, कि सोसाइटी में इक्वालिटी टॉलरेट की जा सकती है लेकिन अगर उस इनइक्वालिटी से पुअर की कंडीशन थोड़ी बेहतर हो सकती है तो ऐसा ही कुछ नॉर्म्स हमने आज़ादी के बाद रिजर्वेशन सिस्टम को लेके बनाए कि जो इनइक्वालिटी थी एजुकेशन को लेके उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, बाकी जो पीछे रह गए उनको भी आगे लाने के लिए, बराबर लाने के लिए हमने वो एक इनइक्वल सिस्टम क्रिएट किया जहां पर कम मार्क्स में भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जा सके। Now, democracy in India will prosper only if we create a mindset that highlight the commonality of our beliefs rather than our differences. By practicing universal values of pluralism, honesty, discipline, hard work, transparency, accountability, commitment, decency, and fairness, you will ensure that the future generation will have a large number of high quality professionals. बट अब हम चाहे जितनी भी अचीवमेंट अपनी बातें कर लें अपनी अचीवमेंट्स की इकोनॉमिक वे में या कंट्री का जो स्टेटस आज वर्ल्ड में है, बट स्टिल वी हैव सो मैनी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन पॉवर्टी, पॉपुलेशन, पोर्टेबल वाटर, क्लीन एयर, लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। ओके, ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ही आर्टिकल है, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है क्या है सर्च कमेटी, क्या है सिलेक्शन कमेटी। ओके, क्यों एक ऐसा परसेप्शन है कि न्यूट्रल नहीं है। ऑलराइट, तो ये हमारे फ्रंट पेज की लगभग सभी न्यूज़ हो गई हैं। यहाँ पर डीयू का जो सिलेबस है उसमें से कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि ब्राह्मणाइजेशन वर्ड को रिमूव कर दिया है, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में थी उसको लेके भी इन्होंने हटा दिया एंड मैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए ये सब हटाने से चेंज नहीं हो जाएंगी सिचुएशन। ब्राह्मणिज्म वॉज डोमिनेंट इन एंशिएंट टाइम एंड it led to deprivation of majority population that they were not allowed to have the education. Alright, तो बस हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगेन सीएजी की एक और रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि आपको पता होगा हमारे यहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम में हमने काफी सारे सर्किट्स बनाए थे, ओके, टूरिज्म के लेकर। तो उसी में से इन्होंने कहा है कि देर आर सम irregularities including undue benefits to contractors in the implementation of Ayodhya development project in उत्तर प्रदेश। क्योंकि तो आप स्वदेश दर्शन स्कीम के जो सर्किट हैं, आई थिंक 14 समथिंग है, वो सब एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब देखिए आप YouTube पे जब शॉर्ट्स रील वगैरह देखते हैं तो उसमें कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, आप ये लगा लीजिए चेहरे पे, आप वो कर दीजिए। दीज आर इन्फ्लुएंसर्स, ओके। तो उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है दैट सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, virtual influencer presenting themselves as health experts while endorsing products must give clear disclaimer as per new guidelines, and even medical practitioners, health and fitness experts must disclose that they are certified experts while endorsing products according to fresh guidelines। तो आप कई बार देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर कुछ जिम वाले आ जाते हैं कि आप ये ले लीजिए बॉडी बनाने के लिए, वो ले लीजिए, बट अब जरूरी है कि आप अगर ये एडवाइस दे रहे हो तो आप अपना डिस्क्लेमर ऐड कीजिए दैट आप सर्टिफाइड हेल्थ एक्सपर्ट हो। ऑलराइट, नॉट जस्ट कि आपने खुद बॉडी बना ली तो आप कुछ भी रेकमेंड करोगे सामने वाले को। ठीक है, तो ये फ्रेश गाइडलाइंस है क्योंकि पब्लिक हेल्थ को का मैटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि देखिए ये मैटर जो है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की जगह अगर स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट में से किसी को शामिल किया जाए एज थर्ड मेंबर तो ये ज्यादा बेटर होगा। बट आई पर्सनली बिलीव कि देखिए स्पीकर भी आता है एक पॉलिटिकल पार्टी से ही, तो हम मानते हैं कि उसको न्यूट्रल होने की जरूरत है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि कितने स्पीकर न्यूट्रल रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है कि फॉरेन में अगर हम यूके की बात करें तो वहां पर ये नॉर्म्स हैं कि एक स्पीकर जब इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वैकेंट कर देता है। ऑलराइट, और उसका फिक्स हो जाता है कि अगले 2 टर्म्स यानी कि 10 साल तक आपकी जो सीट है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से आपको इलेक्ट ही समझा जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी पार्टी के टिकट पे। तो वो बंदा क्या रहता है कि न्यूट्रल रहता है वो, मुझे क्या करना है, मुझे 10 साल बाद रिटायर होना है, मैं न्यूट्रली अपना काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि हमारा जो स्पीकर है हमारे, ठीक है, उनको ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनको 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना है और किसी ना किसी पार्टी के टिकट पर ही लड़ना है।
और एक तो इवन स्पीकर हो या वाइस प्रेसिडेंट भी जब इलेक्ट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट को जब वोटिंग की जाती है तो अधिकतर उसका सिलेक्शन डिपेंड तो उसी पार्टी पे करता है ना जो मेजोरिटी है जिसके पास, नॉट जस्ट एट सेंट्रल लेवल पर इवन स्टेट्स पे भी। तो वाइस प्रेसिडेंट भी उतना न्यूट्रल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एक तो आई थिंक कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना ही सबसे बेस्ट था। और अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर या इवन स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट भी रखने हैं तो मेक श्योर कि आप कंसेंसस से चूज करें प्रेसिडेंट, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब मैं आपको काफी टाइम से फार्मा यूनिट्स की जो इनकी गलत दवाइयों की वजह से डेथ हो रही है उस पर बात कर रहा हूँ, तो उसी को लेकर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हॉल्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, ओके, जो लोग ठीक से नहीं बना रही हैं तो उसको दोबारा डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट के एक एमपी हैं जो बात कर रहे थे मणिपुर पे, तो इनका माइक म्यूट कर दिया गया और फिर एडजर्नमेंट कर दी गई जो चेयरमैन द्वारा, और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा दूसरा एक बिल पेश करके उस पर बात करने लगे। तो ये बहुत खतर बेकार ट्रेंड है कि आप अपोजिशन वालों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, आप माइक म्यूट कर देते उनका। ये राहुल गांधी के साथ भी हुआ है कई बार, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी हुआ, और यहाँ पर तो एक ऐसा बंदा जो उसी रीजन से आता है वो कुछ कहना चाह रहा था मणिपुर पे तो आपने उनकी बात ही नहीं होने दी। ऑलराइट, so this is not a good trend. Let's move forward. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक डेकिन यूनिवर्सिटी है, उसने वो अपना पहला कैंपस खोलने जा रही है इन गिफ्ट सिटी गुजरात, ओके। और ये कह रहे हैं कि हम चार्ज करेंगे, जो फीस चार्ज करेंगे वो हम इंडियन मार्केट के हिसाब से करेंगे, यानी कि हमारी ऑस्ट्रेलिया में जो फीस है उसका 50%। ऑलराइट, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी उसमें अलाउ किया ना कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ पर कैंपस लगाने की परमिशन दीजिए। और अब अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओगे ना 2010-9 में, तो जब मनमोहन सरकार ये प्रपोजल लेके आई थी कि हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा उसका अपोज बीजेपी ने ही किया था। ठीक है, तो दैट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है। अब यहाँ पर क्या है कि हरियाणा का आपको पता ही होगा कि सेक्स रेशियो वहाँ पर बहुत पुअर है हरियाणा में, आगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये इस तरह के जो क्लिनिक्स चलते हैं छोटे छोटे, ये लोग टर्मिनेशन किट इजीली सेल कर रहे हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है, हमारा जो एमटीपी एक्ट है पे। तो सेलिंग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी किट्स एंड परफॉर्मिंग अबॉर्शंस इलीगली। यहाँ पर एक आशा वर्कर थी जो टेकॉय बन के गई थी और इन्होंने बस्ट किया इस चीज को, टू बस्ट इलीगल अबॉर्शन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये हरियाणा में बहुत ज्यादा पनपते हैं, इवन एमपी में भी आप जाएंगे तो वहां भी इस तरह के बहुत से सेंटर्स चल रहे हैं। नाउ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस क्रैक डाउन ऑन सेल्फ स्टाइल्ड babas who claim to guarantee birth of sons who buy holy thread, powders, potions and even steroids. ओके, कुछ बाबा लोग ये गारंटी देते हैं कि आप ये प्रसाद ले लीजिए, आप ये धागा पहन लीजिए, आपको बेटा ही होगा। तो इस तरह के लोगों पर भी क्रैकडाउन करना जरूरी है। Not only is the sale of MTP kit without prescription by a medical practitioner illegal, the MTP Act 2002 mandate its use at health facility under supervision. सेल तो आप कर ही नहीं सकते, बल्कि अगर आप अपने क्लिनिक में भी यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज ओनली अंडर सुपरविजन। Now they said cases of female foeticide increased in 1980s after ultrasound machines entered the country's medical landscape. In 2014, Haryana had a sex ratio of 871, बट इम्प्रूव होकर 2023 में ये पहुंचा है सेक्स रेशियो 905 पर, ओके, फ्रॉम 871। सो इट्स गुड प्रोग्रेस। एंड इसी में आप मेंशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑलराइट। उसी तरीके से एक और प्रोग्राम था सेल्फी विद डॉटर, ऑलराइट। तो ये देखा, आपको दोनों तरीके से ही आप ये चीज प्रमोट कर सकते हो। एक तो ये जो यहाँ पर किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इलीगल क्लिनिक्स वगैरह पर क्रैकडाउन करे, ऐसे बाबास पर क्रैकडाउन करे जो इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि बेटा ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। सेकंड पर्सपेक्टिव हो जाता है कि आपको खुद अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए लोगों में, और वो इसी के थ्रू होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर आप उनको फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं कि बच्ची जब बड़ी होगी 21 साल की तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, ऑलराइट, ताकि वो बर्डन फील ना हो।
दूसरा, सेल्फी विद डॉटर के साथ आप एक इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर रहे हो, एक अटैचमेंट हाईलाइट कर रहे हो पेरेंट फादर एंड डॉटर के बीच। ऑलराइट, तो इस तरह के दोनों अप्रोच चाहिए हमें, लीगली अप्रोच भी चाहिए लॉफुली, लेकिन हमें सोसाइटल अप्रोच भी चाहिए, यानी लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। राइट, यहाँ पर इसको आप याद रखिए, ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बनता है दैट अगर आपने मान लिया कि चलिए कोई रेप केस या किसी केस में अंदर गया था, ऑलराइट, अब वो अपनी सजा पूरी काट के आया है, तो फिर उसका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। वही कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इट हैज ही हैज राइट टू बी इंटीग्रेटेड। और ये क्वेश्चन अब आपको पूछा जाता है कि ये क्या होगा, ये लीगल राइट होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ कानून नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्या ये ह्यूमन राइट हो सकता है? हो सकता है। ऑलराइट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हाँ, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एवरी अक्यूज हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आरबीआई की जो अभी पॉलिसी कल आई है, उस पर लेकर आर्टिकल है, तो इसको भी मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड दे दूं। वैसे मैं आपको पहले ये सब समझा चुका हूँ, बट एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि कई लोग शुरू में नहीं जुड़े थे जो शायद अब जुड़े हों। देखिए, होता है क्या, आपको पता है कि हमारा जो आरबीआई है, ये बाई मंथली यानी कि हर 2 मंथ में ये बाई मंथली क्या लेके आता है? मॉनेटरी पॉलिसी। और कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें होते हैं 6 मेंबर्स। 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, और 3 आते हैं आरबीआई की तरफ से, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। ठीक है, फिर इनकी वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है। राइट, अब सोचो कि अगर वोटिंग टाई हो जाए 3/3, और ये सब क्या क्या कर रहे हैं इस एमपीसी में, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। अगर सपोज कि टाई हो गया 3-3 से, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में जो गवर्नर है यहाँ आरबीआई की तरफ से, वो यूज करते हैं अपना कास्टिंग वोट। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि वो सेकेंड टाइम वोट करेंगे, और इससे वो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, बाकी कल जो डिसीजन हुआ है वो तो हुआ है 5-1 मेजोरिटी से, तो ऐसे में कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रेपो रेट की। तो देखिए, आरबीआई जब बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, या ये कह लीजिए कि बैंक्स जब पैसा लेकर आते हैं आरबीआई से, राइट, तो उन्हें देना, बैंकों को देना पड़ता है एक इंटरेस्ट आरबीआई को। ठीक है, यही इंटरेस्ट होता है रेपो रेट, मतलब वो परसेंटेज जिस पर आरबीआई मनी लैंड करेगा बैंक्स को, दैट इज रेपो रेट। और फिर बैंक्स क्या करेंगे? ये मनी पास ऑन किसको कर देंगे? कंज्यूमर्स को। राइट, अब सोचिए कि यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट अगर लो है, सस्ता लोन आरबीआई से मिल रहा है, तो बैंकों के पास भी सस्ता जाएगा, तो वो कंज्यूमर को भी सस्ता लोन पास ऑन करेंगे, और फिर कंज्यूमर उसको यूज करेगा अपने मार्केट में, चाहे वो इन्वेस्ट कर ले या खरीदारी करना शुरू कर दे मार्केट में। तो हमारी इकोनॉमी में क्या जनरेट होती है? डिमांड। और जब डिमांड जनरेट होगी, तो इस डिमांड के लिए फिर इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? इसको मीट करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। ओके, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर वो खुद भी अपना इन्वेस्ट और ज्यादा करेंगी। ठीक है, तो वो भी बैंक से लोन लेंगी और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, और ज्यादा लोगों को हायर करेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारे देश में। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स अलग अलग तरीके से आएंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा, लोग अर्न करेंगे तो इनकम टैक्स आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ेगी। इस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी एक बूम फेज की तरफ जाती है। ऑलराइट, अब तो ये आरबीआई रेपो रेट जितना लो रखे उतना अच्छा होता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम ये भी है कि रेपो रेट अगर आप ज्यादा लो भी कर देंगे, तो क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट, अब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हर चीज की डिमांड बढ़ने लगती है, एंड डिमांड बढ़ने लगती है। सपोज अगर सप्लाई नहीं हुआ, जैसे कि आप सपोज कीजिए टोमेटो है, ठीक है, टोमेटो की सप्लाई उतनी ही है, प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ गई क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा बहुत आ गया है। तो उनको लग रहा है जो लोग टमाटर इग्नोर करते थे वो भी कि हाँ हम खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है? ज्यादा मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में। ऑलराइट, और इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो फिर हम क्या करेंगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इस रेपो रेट को बढ़ाना होगा, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम किया जा सके। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट आई कैन टेल यू कि इन्फ्लेशन अगर सोसाइटी में है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को कम करेगा। ठीक है, ताकि डिमांड कम हो सके। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए उसको क्या करना होगा?
रेपो रेट यानी कि जो इंटरेस्ट वो लेता है बैंकों से, वो रेपो रेट महंगा कर देगा, ताकि बैंक भी नीचे महंगा देंगे तो पब्लिक कम लेगी लोन, ठीक है। और अगर सोचिए कि हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन से गुजर रही है या डिसइन्फ्लेशन। अच्छा, आपको जो अगर वर्ड ना पता हो कि दोनों में फर्क क्या है, तो डिफ्लेशन होता है जब हमारी जो महंगाई दर है वो नेगेटिव में चली जाती है, ओके। और डिसइन्फ्लेशन होता है कि बढ़ तो रहा है महंगाई, महंगाई बढ़ रही है बट स्लो रेट से बढ़ रही है। अगर पहले 10% से बढ़ रही थी महंगाई हर साल, तो अब 3% से बढ़ रही है, उसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो जब डिसइन्फ्लेशन होगा यानी कि मार्केट में मंदी सी आ गई है, तो आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई बढ़ाओ ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए और डिमांड जनरेट हो। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए फिर वो क्या करता है, अपना रेपो रेट कम करता है। ऑलराइट, रेपो रेट कम करेगा तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, पब्लिक को सस्ता लोन मिलेगा और चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी समझ में आई आपको? ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में। आरबीआई है, उससे पैसा जाएगा बैंक्स को, ठीक है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे जिसको हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, ब्याज। अब या तो रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और ये रेपो रेट अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को काउंटर कर रहे हैं। रेपो रेट बढ़ा रहे हैं यानी कि हम मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं, ऑलराइट। और अगर हमने रेपो रेट डिक्रीज किया है, रेपो रेट डिक्रीज किया है यानी कि हम डिस इन्फ्लेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं ताकि हम डिमांड जनरेट कर सकें। तो दिस इज द क्रक्स। अब कल क्या हुआ है, आरबीआई ने एक नई चीज लेके आया है, इंक्रीमेंटल सीआरआर। सीआरआर होता है कि जैसे अगर सपोज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, यानी कि जितने भी उसके पास सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसको कहते हैं एनडीटीएल, बैंक के पास जो टोटल पैसा पड़ा है। अब सपोज अगर टोटल पैसा 100 रुपए पड़ा है, तो उसमें से इसको करीब आप मान लीजिए कि अगर सीआरआर अभी है 4.5%, जो कि है, तो आपको 4.5 रुपए साइड में रखने पड़ेंगे जो आप लोन में नहीं दे सकते, ओके। उस तरीके से एसएलआर भी होता है, सपोज 18.5% है तो 18.5 रुपए आप वहां से भी रख दीजिए, ये आपको रिजर्व में साइड में रखने पड़ेंगे। बाकी का बचा हुआ पैसा जितना भी बच गया है 78 समथिंग, वो आप लोन में आके दे सकते हो, ठीक है। तो अभी सीआरआर 4.5% था, तो इसको नहीं बढ़ाया है, लेकिन एक नई चीज ले आया है, इंक्रीमेंटल सीआरआर, और ये लागू होगा सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे, ओके। और ये दर रखी है इसने 10%। तो ये लेकर क्यों आया है, क्योंकि इसने क्या किया है कि आपको पता है कि मई 19 के अराउंड 2000 के नोट वापस लेने की बात की गई। तो ऐसे में बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया और 2000 का नोट लिया और बदले में उन्होंने 500, 100, 200 के पैसे दे दिए। तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया था और बैंकों के पास बहुत पैसा आ गया। तो आरबीआई चाहता है कि इस पैसे को अब आप और मार्केट में सप्लाई मत कीजिए। आप ये जो जो भी आपके पास जितना भी पैसा आया है मई से लेके जुलाई 28 के बीच, सिर्फ 2000 रुपए के नोट ही नहीं बल्कि जितना भी पैसा आया है इस ड्यूरेशन में, तो इस एनडीटीएल का 10% आप साइड में रख दीजिए एज अ इंक्रीमेंटल सीआरआर, ऑलराइट। तो मतलब आप कह सकते हो कि अभी हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, थैंक्स टू फूड प्राइसेस लाइक पल्सेस, सीरियल्स, टोमेटो, ओके। तो उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम रेपो रेट से तो अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ग्रोथ भी देखनी है। जो मैंने आपको ये यहाँ पे पूरी इतनी लंबी पिक्चर समझाई, हमें ग्रोथ भी इंश्योर करनी है, ठीक है। तो अभी हम आरआर को तो नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, अपने एनडीटीएल का 10% एज ए इंक्रीमेंटल सीआरआर रख दीजिए साइड में, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई थोड़ा सा कम रहे अभी मार्केट में, क्लियर। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पे जो कल आरबीआई की मीटिंग हुई उसकी। और यहाँ पे अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं, जैसे एस्केलेटिंग टेक रिलेटेड, मतलब ये ऐसे इश्यूज है जिनकी वजह से इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है हमारी। एस्केलेटिंग टेक रिलेटेड स्टैंड ऑफ बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि यूएसए ने कल अनाउंस किया है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, प्राइवेट कंपनीज के पास जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज है, आप वो चाइना के साथ ना शेयर करेंगे ना वहां इन्वेस्ट करेंगे। ब्लॉकिंग फ्यूचर यूएस इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज फ्रॉम ऑपरेटिंग इन चाइना, ठीक है। तो जो भी यूएस कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, उनको मना किया गया है कि आप चाइना में ऑपरेट नहीं करेंगे, ओके। तो इससे जियो पॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और सिर्फ यूएस अकेला नहीं है, नीदरलैंड की भी एक बहुत बड़ी कंपनी है एएसएमएल,
जो कि बहुत क्रिटिकल सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। ऑलराइट। तो और जापान ने भी, इन्होंने भी चाइना के साथ अभी अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज शेयर करना या डील करना बंद कर दिया है। और इसका असर दिख भी रहा है कि चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही काफी डाउन जा रहे हैं पिछले कुछ महीने से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनका असर इंडिया की इकोनॉमी पे भी पड़ता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जब भी टेंशन आएगी तो सभी की इकोनॉमी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। Now, the decision to impose an incremental cash reserve ratio of 10% on increase in their net demand and time liabilities between May 19 to July 28 as a temporary measure to absorb excess liquidity was a surprise to the market. It will suck around 1 trillion rupees from the market. यानी कि मनी सप्लाई इतना कम हो जाएगा। मैं समझा दिया आपको। Now, this measure is to absorb an additional liquidity because of the return of rupees 2000 note in deposit. जो एक्सेस लिक्विडिटी आई थी बैंकिंग सेक्टर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 2000 रुपए के नोट की वजह से आई थी। ठीक है, इसके अलावा कल और क्या किया आरबीआई ने? इट सजेस्टेड लॉन्चिंग एन इनोवेटिव पेमेंट मोड दैट इज कॉन्वर्सेशनल पेमेंट। इसमें क्या है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करोगे यूपीआई पेमेंट के लिए on UPI that will enable users to engage in conversation with AI powered system to initiate and complete transaction in a safe and secure environment. ओके, तो एक तो इस चीज को याद रखिए, कॉन्वर्सेशनल पेमेंट लेकर आए। दूसरा, इंक्रीमेंटल सीआरआर को याद रखिए। ठीक है, ये चीजें कल आरबीआई से निकल के आएंगी। तीसरा, there is a proposal to roll out offline payment system was already in the public domain. यूपीआई लाइट लेकर आए जो कि ऑफलाइन पेमेंट भी कर पाएगा। ओके, नाउ हैव एन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये याद रखिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए कि यहाँ पर एनएफसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ओके, और इसमें क्या लिमिट हुआ करती थी कि आप 200 रुपए तक ही कर सकते हो ऑफलाइन पेमेंट, बट अब इस लिमिट को भी बढ़ा के 500 रुपीज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रपोजल है टू क्रिएट ए डिजिटल पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इट्स पायलट एक्सपेरिमेंट इन केसीसी। केसीसी आपको पता ही है। ठीक है, नाउ इट विल कनेक्ट बैंक्स विद फाइनल बोरोवर्स थ्रू एन ओपन प्लेटफॉर्म। इन नीड बेस्ड एंड टाइम बाउंड क्रेडिट डिस्पेंसेशन कैन ग्रेटली एनहांस डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इमरान खान का इशू जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। आपको वैसे नॉलेज के लिए समझना हो पाकिस्तान में क्या चल रहा है समझ लीजिए, बट वैसे उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। बाकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा ही दिया था कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है इंडिया के लिए। ओके, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ही लेके वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको पूरी ऑलरेडी समझा दी है। यहाँ पे सब कुछ हाईलाइट है, आप खुद से पढ़ सकते हैं इसको। ओके, इन ए यूनानिमस वर्डिक्ट 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसने कहा इट रूल्ड दैट ए पैनल कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, दिस विल ब्रिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऑलराइट, नाउ क्योंकि जरूरी है प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी मेंटेन बाय प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी। अब जो बिल लेकर आई है गवर्नमेंट वो रिप्लेस कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैबिनेट मिनिस्टर से। ऑलराइट, और उसके साथ साथ एक न्यू एडिशन क्या किया, एक सर्च कमेटी बनाई है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी जो रेकमेंड करेगी 5 नाम। देन चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड अमंग्स पर्सन हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड ए post equivalent to rank of secretary and shall be person of integrity who have knowledge of and experience in management and conduct of election। तो ये एक तरह की क्वालिफिकेशन जो लगाई गई है ये बहुत अच्छा किया है। ठीक है, पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, आपको एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है पहले इलेक्शन कंडक्ट करने का। अर्लियर देयर वाज नो रूल प्रिस्क्राइबिंग द क्वालिफिकेशन एंड इट वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ऑलराइट, पार्टिसनशिप के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी खराब हो रही है इलेक्शन कमीशन की, इस तरह के भी चार्जेस लगे हैं। नाउ करंट सिलेक्शन प्रोसेस, प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम और द कैबिनेट डज ए ग्रेव डिससर्विस टू न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन। Chief Justice of India presence could quell the executive unchecked and unaccounted for holdover appointments as all government will want is yes man in the poll panel। तो इलेक्शन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होना ज्यादा बेटर होता है यहाँ पर। Election Commission credibility is increasingly being called into question with allegations of bias
in scheduling of election. I gave you example of Gujarat, Himachal Pradesh, and MCD of Delhi elections, and arbitrary deletion of names of registered voters. Now look at this कि arbitrarily आप कई वोटर्स के नाम डिलीट कर देते हो. सपोज आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल हियर. सपोज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने हैं और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन को जिस तरह की है वोटर्स की, लाइक 48%, 52%, 48% हिंदू, 52% मुस्लिम. तो अब अगर उस 58% मुस्लिम पॉपुलेशन में से 4 या 5% वोटर के कैंसिल कर दिए जाएं वोटिंग आईडीज, तो इलेक्शन का बैलेंस टिल्ट हो जाएगा ना टुवर्ड्स हिंदू मेजोरिटी. ओके, तो इस तरह के ये भी एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन पे लगे हैं. नेक्स्ट, इग्नोरिंग ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ एमसीसी. देखिए मॉडल कोड का वायलेशन बहुत ज्यादा होता है. अब मैंने आपको बताया था जिस तरह के नारे दिल्ली में लगाए गए थे, गोली मारो सालों को, ओके, इस तरह के, और ये खुद कैबिनेट मिनिस्टर ने लगवाए थे. दैट्स व्हाट द वर्स्ट थिंग. तो इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो उसे. ठीक है, तो इस तरह से क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क तो लगा है इलेक्शन कमीशन की. Now even the collegium model is not perfect. सीबीआई डायरेक्टर्स तो कोलेजियम से अपॉइंट होते हैं ना, तो वो मॉडल भी कोई इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है. और फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे रखा जाता है इस कोलेजियम में, अब कल को अगर चैलेंज होता है उस इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे, तो फिर आप कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे बैठ पाओगे, क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ही पार्ट थे. ऑलराइट, तो वो भी फिर एक क्वेश्चन उठता है. और ये इनका सजेशन है दैट इट विल बी मोर क्रेडिबल इफ यूनानिमस वर्डिक्ट इज एडेड एज ए प्री कंडीशन टू अपॉइंटमेंट. ठीक है, आप मेजोरिटी से डिसाइड मत कीजिए, आप कंसेंसस से डिसाइड कीजिए. जब तीनों लोग एग्री हों किसी नाम पे, उसी को अपॉइंट कीजिए. ऑलराइट, और फिर इसके बाद एक और डेंजरस क्लॉज है इस बिल में, वो है कि सिलेक्शन कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, इट कैन चूज एनीवन फ्रॉम आउटसाइड द शॉर्टलिस्ट is absolutely undesirable and makes a mockery of shortlisting committee. अगर जो कैबिनेट सेक्रेटरी वाली कमेटी थी उसने 5 नाम दिए, इसके अलावा भी अगर प्राइम मिनिस्टर से हेडेड कमेटी चाहे तो कोई और नाम अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकती है, तो फिर जो पहली कमेटी ने 5 नाम इलेक्ट किए वो सब तो बेकार है. अरे तो वो तो मॉकरी बना दिया आपने उसका पूरा. तो ये क्लॉज डिलीट होना चाहिए बिल से. सेकेंड, इट्स सीक टू प्रोटेक्ट द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम रिमूवल, ब्रिंगिंग दैम ऑन पार विद सीईसी. मैंने आपको बताया पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे कर दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है. अब तीनों का रिमूवल का प्रोसेस सेम कर दिया गया है. दे कैन बी रिमूव थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज. पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही इम्पीच किया जा सकता था, बाकी 2 को तो सिर्फ रिकमेंडेशन पे निकाल सकते थे. लेकिन अब अगर तीनों में से किसी को भी निकालना है तो आपको इम्पीचमेंट ही करना होगा, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है. आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच नहीं हुआ है, डेस्पाइट मैनी सीरियस करप्शन चार्जेस अगेंस्ट देम. Now, the commissioner who were equated with Supreme Court judges since the Act of 91 are downgraded. Up salary of election commissioner is now same as that of cabinet secretary. Okay, not Supreme Court judge. So ये एक आर्टिकल था. नेक्स्ट हम आते हैं जन विश्वास बिल. मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि टोटल ऑफ 183 प्रोविजंस विल बी डिक्रिमिनलाइज्ड इन एज मेनी एज 42 सेंट्रल एक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय 19 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स. इसके पीछे गोल क्या है कि हमें देना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि छोटे छोटे मैटर्स पे आपको कोई नोटिस ना भेजा जाए, आपको कोई पनिशमेंट ना की जाए, आपको कोई थ्रेट ना रहे, आपके अगेंस्ट कोई केस ना फाइल किया जाए. ओके, क्योंकि उससे क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट बिगड़ता है. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी कंप्लीटली और बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मॉनेटरी फाइन बेस्ड कंपाउंडिंग प्रोविजन. भी कई चार्जेस ऐसे होते हैं, जैसे क्या होता है कि फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर ग्रेजिंग करते हुए कोई हर्डर जंगल में चला गया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. अब फिर वो पुलिस स्टेशन जाएगा, कोर्ट जाएगा, वहां से अपनी बेल लेगा. तो ये एक छोटा सा माइनर ऑफेंस था कि उसके गाय या भैंस जो भी है वो गलती से उस फॉरेस्ट रीजन में चली गई. तो ऐसे छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए अगर आप इस तरीके का करोगे तो ये तो बहुत बुरा है. तो ऐसा ही कंपनीज के साथ भी होता है कि छोटी छोटी बातों पर जहां पेनल्टी लगा के छोड़ा जा सकता है, वहां पर आप प्रॉपर एक केस रजिस्टर करते हो, फाइल करते हो. फिर उस कंपनी को एक बहुत महंगे लॉयर को हायर करना पड़ता है उस केस के लिए, और फिर ऐसे केस कोर्ट का टाइम वेस्ट भी करते हैं, और जो सीरियस केसेस हैं वो पीछे रह जाते हैं, और ऐसे केस में टाइम वेस्ट होता है. ऑलराइट, तो इसी सबको ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है.
The removal of penal provision will be seen in a positive light by companies that are under constant fear of notice that carry threat of arrest. This at this lightest default. The law will lead to reduction in burden on courts, right? ताकि पेनल्टी लगा के आप वहीं खत्म करो ना मामला, कोर्ट तक क्यों ले जाना है? फॉर टेक्निकल या प्रोसीजर लैब से, क्योंकि कई बार ऐसे टेक्निकल गलतियां हो जाती है, जैसे अगर आप लोग भी अपना कुछ बिजनेस शुरू करते हो, आपको अभी पूरी समझ नहीं है कि क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं इस बिजनेस में, कुछ गलती हो गई आपसे, कुछ चीज आप कोई सा रूल आप फॉलो नहीं कर पाए, अब उस पर सीधे केस हो जाएगा, आप कोर्ट जाओगे, लॉयर हायर करोगे, इतना नहीं हो पाएगा ना। हाँ, अगर गलती हुई है अनइंटेंशनली तो आप फाइन ले लीजिए और बिजनेस करने दीजिए, ठीक है, माइनर डिफॉल्ट्स के लिए एटलीस्ट। It clogged the justice delivery system with companies bringing in high-profile lawyers to defend them, and these cases crowd out the more serious offenses. ठीक है, फिर जुडिशरी में हमें देखने को मिलता है 5 करोड़ केसेस पेंडिंग। Now, likewise, deleting the criminal provision in Forest Conservation Act that allowed for arrest of grazers whose cattle entered the forest land will make the law consistent with the objective of Forest Right Act. लेकिन अब इस पे क्या एक क्वेश्चन मार्क भी उठता है कि जैसे खराब दवाइयों की वजह से अगर किसी इंसान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो फिर ऐसे में आप फाइन लेके छोड़ दोगे क्या कंपनीज को? तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है कि आप इतना भी इजी मत कीजिए कि लोग इतना ग्रेव क्राइम करके से फाइन देके बच जाएं। सो देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट एंड दैट ऑफ द इंडस्ट्री। Okay, but we must give the liberal working environment a chance and applaud this move. The abrogation of redundant provisions and the decriminalization initiative is bound to ensure people's faith in the government. As we are inching towards becoming third largest economy, we need to continuously reevaluate our laws. Okay, जो laws outdated हो चुके हैं, जिनका prevalence नहीं बचा, उनको आप abrogate कर दीजिए। The government should not relax its guard against violations that threaten people's life or harm the environment. Decriminalize the inappropriate provisions in many of our more onerous financial and corporate laws. Transparency and confidence building so badly required to be truly fire up the economy and prevent flight of capital. जब आपके लॉस ज्यादा होते हैं, जहाँ पे हमेशा थ्रेट होता है पनिशमेंट का, नोटिस का, तो ऐसे में लोग अपना कैपिटल ले जाते हैं वापस कि हमें यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज। देखिए, ट्विन बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो एक तो हो जाती है बैंक की बैलेंस शीट, एक हो जाती है कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट। अगर दोनों में स्ट्रेस चल रहा है तो ना तो बैंक आगे इंडस्ट्री को लोन दे पाएंगे और ना कॉर्पोरेट वाले नया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की बैलेंस शीट में स्ट्रेस चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बनी थी पहले, लेकिन अब हमारे पास काफी कंफर्टेबल है, ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज है। दोनों के पास स्कोप है, बैंक के पास भी है कि हम आगे अभी लोन दे सकते हैं, और इंडस्ट्री के पास भी है कि हम नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मार्केट में डिमांड है। यूपीआई लिंकेज की बात की जाए तो सिंगापुर के साथ हो चुका है, यूएई के साथ एक एमओयू साइन कर चुके हैं हम, बाकी फ्रांस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इन सब के साथ भी बात चल रही है। फॉरेक्स, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा अच्छा है, क्योंकि अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है, और दूसरा काफी सारा कैपिटल फ्लोज भी आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस टाइम पूरा चार्ट बना के ना, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा विद इन 2% ऑफ जीडीपी ही है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुए हैं ऑब्वियसली, बट इंपोर्ट भी कम हुए हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कंट्रोल में है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, लेकिन उसका एक फ्रांस की पार्टनर कंपनी थी टोटल एनर्जीज, वो अभी इससे बाहर निकल गई कि हम नहीं करना चाहते, तो अडानी ग्रुप कह रहा है कि हम अकेले करेंगे। ओके, ये ग्रीन हाइड्रोजन या जो हमारी हाइड्रोजन पॉलिसी है, हाइड्रोजन फ्यूल पॉलिसी, इसको मैं आपको डिटेल में कराऊंगा मेन सीरीज में। ओके, हाइड्रोजन भी करवाऊंगा एंड दूसरा बायोफ्यूल्स भी करवाऊंगा। ठीक है, बायोफ्यूल्स एंड हाइड्रोजन पॉलिसी, ये दोनों मैं आपको मेन सीरीज में डिटेल में करवाऊंगा, तो आप इसके बारे में ज़्यादा वरी मत रहिए। यहाँ पे वही सब बातें हैं, इलेक्शन कमीशन का जो बिल आया है, तो मैं सारी बातें आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, वो जो टेन्योर है वो सेम ही रहेगा, 6 ईयर एंड 65 ईयर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे एक टर्म है स्पॉन्ज सिटी। ठीक है, स्पॉन्ज सिटी क्या होती है? ऐसी सिटी या उसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेन वाटर को रन ना करने दे, रन ऑफ ना होने दे, बल्कि उसको एब्सॉर्ब कर ले,
Okay, so this initiative was launched in China in 2015 to boost flood resilience in major cities. तो लॉन्च तो चाइना में हुआ है, लेकिन हमें भी इस तरह का करना चाहिए. To make better use of rainwater through architectural, engineering and infrastructure tweaks. जैसे क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं परमिएबल एसफाल्ट का. जैसे अगर इसके रोड बनाएंगे हम, तो वो पानी ना इसके अंदर से ग्राउंड में परकुलेट कर जाएगा, वो इस पे बहता नहीं, जबकि जो कंक्रीट और सीमेंट के रोड है उन पे से पानी बहता रहता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड पॉन्ड्स जो वाटर को स्टोर कर सके. रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स, मैंने आपको बताया थी वेटलैंड की इंपॉर्टेंस, एंड विच वुड ईज वाटर लॉगिंग. देन इसके अलावा हम ग्रीन रूफ्स लगा सकते हैं, रेन गार्डन्स बना सकते हैं, रिड्यूसिंग रन ऑफ. रेन गार्डन्स यानी एक तरह का एक पर्टिकुलर लैंड एरिया आप छोड़ दें कि ऊपर से जो वाटर फ्लो के आ रहा है उसको यहाँ पे आके इकट्ठा होने दें. नाउ ये देखिए, बाइडेन इशूज ऑर्डर टू ब्लॉक यूएस इन्वेस्टमेंट इन चाइनीज टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, तो ये जियो पॉलिटिक्स की बात आ जाती है यहाँ पर. उसके अलावा कुवैत और लेबनान ने ये बारबी मूवी जो आई थी इसको बैन किया है, क्योंकि इसमें कुछ होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीजें दिखाई गई थी जो उनको लगता है उनके कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज फॉलो द मेन सीरीज. ओके, वो आपका जो डेली टाइम जाता है जो पेपर में, उसको काफी सेव करेगी. ओके, सो आप उसको इग्नोर मत कीजिए. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे.